गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं आपके सामने पाइथन का नया लेक्चर लेके, जो कि है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम फीचर्स ऑफ पाइथन की ही बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने दो फीचर्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था सिंपल एंड इजी टू लर्न और दूसरा फीचर जो हमने डिस्कस किया था वो था फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। दोनों की बातें हमने कर ली थी। फिर उन्हीं फीचर्स में छठे नंबर का एक फीचर मैंने आपको लिखाया था, बीच वाले भी आपको कराऊंगा, नो नीड टू वरी, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक फीचर मैंने छठे नंबर पे आपको लिखवाया था, इट इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने इसकी डेफिनेशन में भी देखा होगा कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे, चाहे सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सी शार्प हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वहां पे इन दो टर्म्स का इस्तेमाल हमेशा कहीं ना कहीं पे आता है। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इस तरह की चीजें डिस्कस की जाती हैं। एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन हमें नहीं पता कंपाइलर क्या होता है, हमें नहीं पता इंटरप्रेटर क्या होता है। जिनको पता है उनको भी आज के लेक्चर में बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो शायद उन्होंने अब से पहले नहीं सुना होगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मैं बहुत कुछ आपको ऐसा नया बताने वाला हूं इसमें जो अब तक आपने नहीं सुना होगा। ये कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर पे अब तक का सबसे डिटेल्ड लेक्चर होगा यूट्यूब के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जनरली लोग इस टॉपिक को 5 या 10 मिनट में खत्म कर देते हैं, बातें बता देते हैं, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीजें कहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या काम करता है, इन सारी बातों को समझना बेहद जरूरी है। तो इसकी शुरुआत के लिए पहले मैं आपको यह बताता हूं कि हम जो लैंग्वेजेस लिखते हैं, देखिए हम इंसान हैं और इंसान अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझता है किसी भी चीज से, यहां तक कि मशीन से भी। जब भी ये बात आती है कि इंसान ज्यादा समझदार है या कंप्यूटर ज्यादा समझदार है, तो हम ये कहते हैं कि भाई इंसान ने ही कंप्यूटर बनाया है। हम कभी ये नहीं कहते कि कंप्यूटर हमसे ज्यादा समझदार है। ये हमारे ईगो को हर्ट करता है, राइट, इट हर्ट्स। तो इसीलिए इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो अपने आप को हाई लेवल समझता है। क्या समझता है? हाई लेवल। अपना लेवल हमेशा हाई समझता है। और मशीन के लेवल को वो हमेशा क्या समझता है? अपने से कम समझता है, यानी कि लो लेवल समझता है। याद रखिएगा, हम इंसानों को जो भाषा समझ आती है, जो लैंग्वेज हमें समझ आती है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यानी इंसान जिस भाषा को समझ सकते हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। और मशीन यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये जिस भाषा को समझते हैं उसे हम हमेशा अपने से नीचे कहते हैं, इसीलिए हम उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को हमेशा डिफरेंस याद रखने के लिए, जो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स है खास तौर पे। तो आपको पहले ये बात समझ आई कि हम इंसान जिस लैंग्वेज को कहते हैं, अब वो कुछ भी हो सकती है। इवन आपकी जो इंग्लिश है वो इंसान आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसे ही जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, करते हैं सी लैंग्वेज में, जो कोड आप लिखते हैं, जो प्रोग्रामिंग कोड आप लिखते हैं पाइथन के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक छोटा सा जैसे लिखा था प्रिंट, और मैंने वहां पे कहा था हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल। तो ये मुझे आसानी से समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कंप्यूटर को कह रहा हूं कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, और कंप्यूटर प्रिंट कर देता है। लेकिन असल में कंप्यूटर प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं समझता है। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि कंप्यूटर जो है वो 0-1 की भाषा समझता है, जिसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, या आसान भाषा में कहूं तो उसे हम बाइनरी कहते हैं, बाइनरी 0 और 1। ठीक है, इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स होते हैं। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि कंप्यूटर हमेशा 0-1 की भाषा समझता है। तो ये जो 0-1 की भाषा है, इसे ही हम लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड कहते हैं। इसे आप मशीन कोड भी कह सकते हैं, या फिर लो लेवल लैंग्वेज जिसे मशीन समझ सकती है, आपका कंप्यूटर समझ सकता है, ये कह सकते हैं। तो देखिए, हम जब भी कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं पाइथन के अंदर, तो हम हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, क्योंकि हमें तो ये भाषा समझ आती है, हमें ये समझ नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूं। ये कितना लिखा है आप बताइए? आप कहोगे सर 255 लिखा है। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, ये क्या लिखा है? आप कहोगे सर 1, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
10 करोड़, तो 10 करोड़ 11,11,111, ऐसा शायद आप में से कुछ ऐसा कहें। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये 255 ही लिखा है लेकिन ये बाइनरी में लिखा है, तो शायद आप में से आधे लोग यकीन भी ना करें जिन्होंने बाइनरी नहीं पढ़ा, लेकिन ये सच है। और जब हम 255 कंप्यूटर को देते हैं लिखने के लिए, तो असल में कंप्यूटर उसको हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज यानी कि जिसे वो समझता है उसमें कन्वर्ट करता है, और यही हमारा बाइनरी में है। यानी 255 को अगर आप बाइनरी में लिखना चाहो तो आप ये लिखोगे, और कंप्यूटर इसी को समझता है। तो दोस्तों अब यहां पर एक बात तो आपको समझ आ गई कि हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं और लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। अब यहीं पे कहानी शुरू होती है हमारे कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की। देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा तरीका है जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। ये काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। कंपाइलर, आप जो कोड लिखोगे आप तो इस भाषा में लिखोगे, लेकिन आपका कंपाइलर क्या करेगा? वो मशीन की भाषा में उसे कन्वर्ट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा समझिए कि मुझे हिंदी आती है, लेकिन कोई एक पर्सन है जिसे हिंदी नहीं आती, उसे फ्रेंच आती है और मुझे उससे बात करनी है। तो मैं हिंदी में बोले जा रहा हूं, उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसको फ्रेंच आती है, ना उसको हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। तो ऐसे में बीच में एक पर्सन को मैं लेकर आऊंगा जिसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। उसको दोनों भाषा आती होगी, उसको हिंदी भी समझ आती होगी, फ्रेंच भी आती होगी। तो जो मैं बोलूंगा उसे ट्रांसलेटर हिंदी से फ्रेंच में ट्रांसलेट करके उस पर्सन को देगा। यानी बीच में एक पर्सन की जरूरत पड़ गई जो दोनों चीजें जानता है। ये कंपाइलर कुछ ऐसा ही है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को भी समझ सकता है, लो लेवल में भी कन्वर्ट कर सकता है, कुछ ऐसा काम करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आप कहेंगे तो सर इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपाइलर की बात करूं तो कंपाइल करना, देखिए अल्फाजों से आधी बात क्लियर हो जाती है। आप अगर कभी भी कहते हैं कि भाई ये फाइल मुझे जरा कंपाइल करके दे दो, इसका मतलब क्या होता है? जोड़ के दे दो। होता है नहीं होता है? आप कंपाइलेशन, एक कई बार कई मूवीज होती है उनका कंपाइलेशन होता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एक कंपाइलेशन करके दे दिया, यानी चारों को जोड़ के दे दिया, इकट्ठा दे दिया। कंपाइलर कुछ ऐसा ही करता है। अगर आपने 5 लाइनों का कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, अगर आपने 5 लाइनों का कोड लिखा है तो कंपाइलर वन गो में, एक ही बार में सारे कोड को चेक करेगा, और अगर कहीं भी किसी भी लाइन में सिंटैक्स एरर होगा तो आपको सारे एरर्स एक साथ दे देगा। ये ध्यान रखिएगा। ये कंपाइलर क्या करता है? वो एक ही बार में सारे कोड को रीड करके उसका आपको आउटपुट देता है, और अगर कोई एरर होता है तो आपको एरर बताता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी वो एक ही बार में पूरे कोड को इकट्ठे उसका सिंटैक्स चेक करता है पूरे कोड का, चाहे वो 10 लाइनों का हो, 50 लाइनों का हो या 100 लाइनों का हो, और फिर जितने एरर होंगे वो आपको सारे के सारे दे देगा कि भैया ये एरर आपके आ रहे हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपकी किसी एक लाइन में भी एरर होगा तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। ऊपर की 2 लाइनें अगर ठीक भी हैं तो इनका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। यानी कंपाइलर की पूरे कोड में अगर एक भी एरर है तो आपको वो एरर देता रहेगा। ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में भले ही लास्ट लाइन में गलती हो, वो ऊपर का कुछ आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप जब तक आप पूरा कोड सही नहीं चलाओगे। तो ये कंपाइलर के साथ एक प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, इसके कुछ फायदे नुकसान उसकी भी बात करेंगे। तो कंपाइलर कुछ ऐसे काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं तो इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पर इसका प्रोसेस अभी और भी डिटेल में जाऊंगा, नो नीड टू वरी, अभी सिर्फ बुनियादी बातें बता रहा हूं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके कोड के सिंटैक्स को चेक करता है। ध्यान रखिए, कंपाइलर एक ही बार में पूरे कोड को चेक करता है, उसके सिंटैक्स को चेक करता है। सिंटैक्स मतलब कहां कोई गलती तो नहीं है। और जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। यानी पहली लाइन को चेक करेगा, अगर वो ठीक है तो आउटपुट देगा, फिर अगली लाइन पे जाएगा, अगर वो ठीक है तो फिर अगली लाइन पे जाएगा, अगर तीसरी लाइन में गलती है तो आपको एरर देगा। और ये सारे एरर नहीं देगा, ये तीसरी लाइन पे ही आपको एरर दे देगा।
ये एक साथ सारे एरर नहीं देता, ये वन एरर एट अ टाइम देता है, एक बार पे एक एरर। तीसरी में एरर आया तुरंत आपको एरर दे देगा, चौथी पे जाएगा ही नहीं। तो ये एक बात है। लेकिन यहां फायदा क्या है, अगर आपकी लाइन 1 और लाइन 2 बिल्कुल ठीक थी और लाइन 3 में एरर था, तो ऐसे में आपको लाइन 1 का आउटपुट मिलेगा, लाइन 2 का आउटपुट मिलेगा और लाइन 3 पे ये आपको एरर बताएगा। तो इंटरप्रेटर इस तरीके से काम करता है, एक एक करके काम करता है। इसको अगर आप याद रखने के लिए सोचना चाहें तो ऐसा समझिए कि आप किसी बैंक में गए हैं और किसी बैंक में आपको अकाउंट ओपन कराना है। वहां पे 2 एम्प्लॉय बैठे हैं, एक एम्प्लॉय कह रहा है ठीक है लाइए आप फॉर्म भर के लाए मुझे दे दीजिए, दूसरे का भी फॉर्म ले लिया, तीसरे का भी ले लिया, चौथे का भी ले लिया, पांचवे का भी ले लिया, सबके फॉर्म लेकर रख लिया और बोला अब तुम चले जाओ, और वो एक एक करके अब उन पे काम कर रहा है। एक दूसरा एम्प्लॉय बैठा है, वो भी सेम अकाउंट ओपनिंग का काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले पर्सन से उसका एक फॉर्म ले रहा है, पूरी एंट्री कर रहा है, उसका अकाउंट सिस्टम पे ओपन कर रहा है। जब उसका काम हो जाएगा तब उसे कहेगा अब आप चले जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। फिर नेक्स्ट आएगा, उसका फॉर्म लेगा, एंट्री करेगा, काम करेगा और उसको कहेगा अब आप चले जाइए। दोनों ही लोगों ने काम करना है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। यहां भी कुछ ऐसा ही है, आप कंपाइलर पे काम करेंगे तो वन गो में सारे कोड को, सिंटैक्स को वो चेक करता है, तो यहां पे काम फास्ट होता है। आप ऐसा कह सकते हो यहां पे काम फास्ट हो रहा है क्योंकि वन गो में कर रहा है। इंटरप्रेटर क्योंकि लाइन बाय लाइन चलता है तो थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है, टाइम लगता है, तो जाहिर सी बात है। तो यहां पे अब हमने 2 बातें तो पढ़ ली, बल्कि ज्यादा सीख ली। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में सीखा, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में सीखा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की बुनियादी बातें हमने सीखी। लेकिन अब मैं असल मुद्दे पे आता हूं कि ये आज की जो कहानी है ये चल क्यों रही है। इंटरव्यू का सबसे बड़ा सवाल पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप सीख कर आए हैं तो एक सबसे ट्रिकी सवाल आप कह लें, और ये अक्सर आप अगर कहीं भी किसी भी वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है वो मुझसे इत्तेफाक ना रखे, उनके आंसर्स अलग हों, लेकिन मैं आज आपको जो आंसर देने वाला हूं दैट इज 110% परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। देखिए, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या पाइथन एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर पाइथन में दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं? ये एक सवाल है जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा, और जब मैं आपको समझाऊंगा तो हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाएं, बट मैं फिर उसका एग्जैक्ट आंसर आपको बताऊंगा कि असल में हो क्या रहा है। तो देखिए, अब हम जरा उस मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की एक बार डेफिनेशन भी आपको लिखकर समझा देता हूं। तो अब जरा कंपाइलर और इंटरप्रेटर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स आर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड क्या होता है? जो आप लिखते हैं, जो कोडिंग आप करते हैं, जो प्रोग्रामर लिखता है, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, जिससे आपको बाद में आउटपुट मिलता है। मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो उससे आपको आउटपुट मिलेगा, तो वो सोर्स कोड हो गया आपका। सोर्स कोड हमेशा, जो सोर्स कोड फाइल होती है वो हमेशा एक्सटेंशन जो होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जावा के केस में डॉट जावा फाइल होती है, पाइथन के केस में डॉट पीवाई फाइल आप बनाते हो। जो भी फाइल आप सेव करोगे उसका एक्सटेंशन डॉट पीवाई होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? वो आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड को मशीन कोड में, यानी जिसे मशीन समझ सके। तो मशीन बाइनरी समझती है तो उसको कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कर सकता है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है। कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को सिंटैक्स को चेक करता है और आपको आउटपुट देता है, जो एरर है बताता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। ये बुनियादी डिफरेंस है, आपको याद रखना है, इसीलिए मैं बार बार बातें रिपीट कर रहा हूं। अब यहां पे इन दोनों के मैंने डिफरेंसेस भी लिख दिए हैं। ये कंपाइलर है, ये इंटरप्रेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अ कंपाइलर टेक्स द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, यानी कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में सिंटैक्स को चेक करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। द कंपाइलर जनरेट एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। यहां कहानी में ट्विस्ट है। अब जब मैं पाइथन के इंटरप्रेटर की बात करूंगा तब वहां कहानी में ट्विस्ट आएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि कंपाइलर डायरेक्टली, मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, कंपाइलर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे आप सोर्स कोड कह रहे हैं, कंपाइलर सोर्स कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, बल्कि बीच में एक और कोड वो कन्वर्ट करता है, एक और कोड वो बनाता है, और फिर उस कोड से दूसरा कोड बनता है, और इस बीच वाले कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ऑब्जेक्ट कोड, और ये सी लैंग्वेज में भी बनता है, बहुत से लोग नहीं बताते। सी लैंग्वेज में भी बनता है, जावा में भी बनता है, सब में बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे वो कंपाइलर वाला काम हो रहा हो, लेकिन ये बनेगा ही बनेगा, सोर्स कोड बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो कंपाइलर की एक खासियत और होती है कि वो डायरेक्ट आउटपुट नहीं देता है, वो डायरेक्ट
आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, बल्कि सोर्स कोड पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट कोड आपका बाद में मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। यानी ये पूरा प्रोसेस रहता है, बीच में आपका पहले ऑब्जेक्ट कोड बनता है और उससे मशीन कोड बनता है। ये आसान सी बात है। आप अगर इसको कंपेयर करें इंटरप्रेटर से, तो इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट कोड नाम की चीज नहीं होती, वो डायरेक्टली सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा ये कहते हैं। हम देखेंगे, लेकिन रियलिटी देखेंगे। द कंपाइलर जनरेट एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। ये कहते हैं कंपाइलर जो जनरेट करता है वो एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब अगर मैं यहां दूसरी तरफ दोनों का कंपैरिजन भी देखूं, अ कंपाइलर टेक्स द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, यानी एक ही बार में पूरे प्रोग्राम का सिंटैक्स चेक करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एंड इंटरप्रेटर टेक्स अ सिंगल लाइन कोड एट अ टाइम। एक बार पहला कोड उठाएगा, पहली लाइन को चेक करेगा, कोई एरर नहीं है, दूसरी लाइन में जाएगा, उसको चेक करेगा, कोई एरर नहीं है, फिर तीसरी लाइन पे जाएगा, चेक करेगा, कोई एरर नहीं है, फिर चौथी लाइन पे जाएगा। इस तरीके से जाता है। तो वन कोड एट अ टाइम या सिंगल लाइन एट अ टाइम, सॉरी नॉट वन कोड, सिंगल लाइन, लाइन बाय लाइन, ये जरूरी है, लाइन बाय लाइन जाता है वो। द इंटरप्रेटर नेवर प्रोड्यूस एनी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। ये इंटरप्रेटर की खासियत है कि इंटरप्रेटर कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं देता है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता है, डायरेक्टली सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तीसरी लाइन पे आते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगेन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस है। कंपाइलर एक बार सिंटैक्स को चेक करके वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद आप उस कोड को मल्टीपल टाइम रीरन कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम आपको उसका आउटपुट मिलता रहेगा जितनी बार भी आप उसको रीरन करेंगे। लेकिन इंटरप्रेटर हर टाइम जितनी बार आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे या उस कोड को रन कराएंगे, वो हर बार लाइन बाय लाइन चेक करेगा और आउटपुट देगा। हर बार वो उसको लाइन बाय लाइन चेक करेगा, आउटपुट देगा। इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड, यानी वो ये प्रोसेस हर बार करेगा। जितनी बार आप कोड को रन करोगे, इंटरप्रेटर हर बार, जो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो हर बार उसको सिंटैक्स को चेक करेगी, रन करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। ये काम वो हर बार करेगी, जबकि यहां पे वो काम एक ही बार होता है, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। एरर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक। यहां पर एरर जैसे पूरा प्रोग्राम चेक हो गया, क्योंकि ये एक ही बार में सारे कोड को चेक करता है और एक साथ सारे एरर दिखा देता है, जबकि यहां पे एरर्स आर डिस्प्लेड लाइन बाय लाइन। ये आपको लाइन बाय लाइन एरर देगा, और अगर पहली लाइन ठीक है, दूसरी लाइन ठीक है, तीसरी में एरर है, तो तीसरे पे रोक के आपको एरर दे देगा कि तीसरी लाइन में एरर है। फिर आपने तीसरी लाइन का एरर ठीक किया, चौथी लाइन में भी एरर था, तो अगली बार चौथी लाइन में एरर दे देगा। तो वन बाय वन देता है, सारे एरर आपको एक साथ नहीं देगा। लेकिन इसीलिए इस पे काम करना इजी होता है, क्योंकि आप एक एक करके एरर को ठीक करते हुए जाते हो। लेस मेमोरी रिक्वायर्ड, और यहां पर क्या होगी, हाई मेमोरी रिक्वायर्ड। ये एक डिफरेंस है, यहां पर मैं शायद मिस कर गया। यहां पे हाई मेमोरी रिक्वायर्ड होगी सिस्टम की, यानी आपके सिस्टम जो है उसको थोड़ी सी ज्यादा मेमोरी मतलब रैम की जरूरत होगी। क्यों, इसका क्या जवाब हो सकता है? जो नॉन टेक्निकल है वो भी सोचने की कोशिश करें, मैं बताता हूं। देखिए, यहां काम डायरेक्ट नहीं हो रहा, बीच में ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट कोड कहीं रखा जाएगा, कहीं मेमोरी में रखा जाएगा, और बाद में उस पे काम होगा। ये कुछ ऐसा है कि मैं सपोज करें शाही पनीर बनाना चाह रहा हूं, और शाही पनीर बनाने के लिए मैंने पनीर को गर्म कर लिया, पनीर को धो लिया और मैंने साफ कर लिया, मैंने उसकी ग्रेवी बना ली टमाटर प्याज की बढ़िया करके। अब मैंने ग्रेवी बना के रखने के लिए भी तो एक बर्तन चाहिए, पनीर को रखने के लिए भी तो एक बर्तन चाहिए, और कुक करने के लिए तीसरा बर्तन चाहिए। इट मींस मुझे 3 बर्तनों की जरूरत है। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं, एक ही बर्तन में पहले मैंने ग्रेवी बनाई, ग्रेवी बना के उसमें मैंने पानी डाला, उसी में मैंने पनीर डाला, और उसी में मैंने फ्राई करके उसी में पकने छोड़ दिया, तो एक ही बर्तन में सारा काम हो गया। लेकिन अगर आप उस तरीके से कर रहे हैं कि एक चीज अलग रखिए, दूसरी चीज अलग रखिए, और बाद में मिक्स करने के लिए एक बर्तन अलग है, यू नीड मोर बर्तन, राइट? तो दैट इज व्हाई यहां पर आप एक कोड बना रहे हो, एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको कहीं रखोगे, फिर उस कोड से तीसरा कोड बनाओगे, यू नीड अ मेमोरी। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में, रैम में हो रहा होता है, उसको जगह चाहिए होती है, तो यहां पे थोड़ी सी मेमोरी ज्यादा रिक्वायर्ड है। ये बात ध्यान देने वाली है। जबकि यहां पे काम डायरेक्ट हो रहा है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कोड बना ही नहीं रहा, तो कहीं रखने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा शाही पनीर एक ही बर्तन में बना रहे हो। वेरी गुड। कंपाइलर इज यूज्ड बाय, अब कंपाइलर कौन कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंपाइलर या कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं? तो इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो सी लैंग्वेज, C++, C#, सी वाले सारे मेथड्स आप कह सकते हैं, और जावा, ये सारी कंपाइल्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। दूसरी तरफ इंटरप्रेटर या इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं? पाइथन,
PHP, रूबी, इस तरीके की लैंग्वेजेस क्या कहलाती हैं? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। तो ये अभी जस्ट बेसिक बताया है, मैं अभी असल मुद्दे पे आया ही नहीं हूं, असल मुद्दे पे अब आऊंगा, लेकिन उस मुद्दे पर जाने से पहले दो बातें ध्यान रखिएगा अगले टॉपिक के लिए। एक तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जो कि बीच में बनता है, और कहां बनता है? कंपाइलर के केस में बनता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंटरप्रेटर में नहीं बनता है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस बात को ध्यान में रखकर उसको समझिएगा। तो फाइनली अब बात करते हैं कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। इसको समझने के लिए आपको पाइथन का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। यानी कि जब भी हम कोई पाइथन में कोड लिखते हैं तो असल में बैक एंड पे क्या क्या होता है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। और ये जो डायग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूं ये शायद यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और इसमें जो बातें बता रहा हूं वो भी शायद कहीं नहीं मिलेंगी, और उससे कई सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब पाइथन के अंदर, आपने बहुत सारे जगह पे ये सुना भी होगा कि पाइथन के अंदर भी कंपाइलर यूज होता है। मैंने भी यहां पर लिखा है पाइथन कंपाइलर, और ऐसा माना जाता है कि भाई जहां पे कंपाइलर यूज हो रहा है तो इसका मतलब पाइथन इज आल्सो अ कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा कहते भी हैं कि पाइथन इज अ कंपाइलर एज वेल एज इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन असल वजह मैं बताऊंगा कि इसको इंटरमीडिएट ही कहेंगे, कंपाइलर नहीं कहेंगे। वजह ये है, देखिए कुछ ऐसा है, मैं यहां पे पहले आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करता हूं पहले इजी वे में। ये है आपका सोर्स कोड, यानी आप जो भी प्रोग्राम, जो भी कोडिंग करते हैं, जो भी कोड आप लिखते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। यहां पे आपने जो अपना जो भी कोड लिखा है वो हमेशा क्या होता है, मैंने आपको बताया है, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये अभी बाइनरी में नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे। जब आप इस कोड को चलाएंगे, जब आप इसको चलाएंगे, अच्छा कहां चलाएंगे? सपोज करें आपके पास लैपटॉप है। मैंने जब आपको पाइथन इंस्टॉल करके दिखाया था, आपको मैंने कहा था कि भाई मैं विंडो पे इंस्टॉल कर रहा हूं, तो मैंने तो उसे विंडो पे इंस्टॉल किया था, लेकिन मैंने कहा था आप लिनक्स वाला भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स के अलग से आता है। और मैक के लिए भी मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो वहां पर भी पाइथन चल जाएगा, उसका अलग सॉफ्टवेयर है, आप वो डाउनलोड कर लो, वहां पे पाइथन कोड कर लो। कोडिंग सेम सीखनी है, कोडिंग सेम होगी, सेम कोड होगा, लेकिन हर लैपटॉप पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चलेगा। अच्छी बात है। तो ये अभी हम इस पे आएंगे। अभी ये हमने 3 मशीनें बना के रख ली, तो हमारा ये हाई लेवल लैंग्वेज कोड है, सोर्स कोड है, यानी जो हमने कोडिंग करी है, कोड लिखा है वो है। अब जैसे ही हम इसको चलाने के लिए करते हैं तो पाइथन बैकएंड पे क्या करता है? पाइथन का वो जो सॉफ्टवेयर जहां पे हम ये काम कर रहे हैं वहां पे क्या होगा? पाइथन का कंपाइलर होता है पाइथन के पास, पाइथन कंपाइलर उसे कहते हैं, और इसे कंपाइलेशन फेज आप कह सकते हो, जहां पे पाइथन अपना लाइन बाय लाइन अपने सिंटैक्स को चेक करता है। जी हां, यहां पे बात ध्यान देने वाली ये है, ये कोई शायद आपको ना बताए, कंपाइलर एक ही बार में कोड को चेक करता है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सारी बातें पढ़ी हैं, लेकिन पाइथन कंपाइलर इनसे अलग है। सिर्फ नाम यहां पे कंपाइलर है, ये याद रखिएगा, सिर्फ नाम यहां पे कंपाइलर है, लेकिन काम ये इंटरप्रेटर की तरह करता है। ध्यान दीजिए, यहां पे लाइन बाय लाइन सिंटैक्स चेक होता है, आपका लाइन बाय लाइन सिंटैक्स को चेक करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। यहां पे इसको बाइट कोड कहते हैं, सी लैंग्वेज में इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, यानी इंटरमीडिएट कोड जो होता है, जो बीच में कोड बनता है, उसकी जनरल टर्म है इंटरमीडिएट कोड, लेकिन पाइथन में उसको बाइट कोड कहा जाता है, सी लैंग्वेज में उसको आपका ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। तो यहां पे ये लाइन बाय लाइन सिंटैक्स को चेक करके, उसके कोड को चेक करके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करके उसको रख देता है, लाइन बाय लाइन करता है। यानी है तो नाम कंपाइलर, लेकिन काम कंपाइलर जैसा नहीं कर रहा, इंटरप्रेटर जैसा कर रहा है। तो यानी यहां पे कंपाइलर होकर भी कंपाइलर नहीं है, समझिए बात को, यहां पे इंटरप्रेटर की तरह ये काम कर रहा है, पहली बात। अब ये यहां पे आया, यहां पे इसका बाइट कोड बन गया, यानी यहां पे आपने जो फाइल.py के नाम से चलाई थी या सेव करी थी, वो बाइट कोड बनते टाइम पाइथन कंपाइलेशन वर्जन में कन्वर्ट हो जाती है, PYC याद रखिएगा, पाइथन कंपाइल्ड वर्जन, कंपाइल्ड वर्जन ये इसकी फुल फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, फाइल.pyc। अब ये जो कोड है इसका अगला फेज आता है, दिस इज कंपाइलेशन फेज। अब पाइथन
जो सॉफ्टवेयर है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, इस बाइट कोड को अब वो लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यानी यहां पर भी मशीन कोड में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कन्वर्ट कहां पे हो रहा है? यहां पर एक पीवीएम नाम का वर्चुअल मशीन होता है जिसे हम कहते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन। जी हां, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन। ये पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर ही आपका इंटरप्रेटर होता है, या कह लें कि लाइन बाय लाइन मशीन कोड को कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म होता है। तो इस पीवीएम के अंदर ही आपका जो है लाइन बाय लाइन बाइट कोड पढ़ा जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन कोड के अंदर। ये काम कहां पे होता है? पीवीएम में होता है। अब आप कहेंगे सर ये वर्चुअल मशीन कहां पे होती है? वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था आपने लैपटॉप में, उसके अंदर ही होती है। ये बहुत छोटी सी होती है, ऐसा नहीं अलग से कोई वर्चुअल मशीन आपको दिखेगी जैसी AWS में, Azure में दिखती है, नहीं, गलतफहमी नहीं पालिएगा। एक छोटी सी मशीन है कोड को चलाने के लिए, ऐसा समझिए आप, छोटी सी मशीन है कोड को चलाने के लिए। तो ये एक पाइथन वर्चुअल मशीन। ऐसी जावा में भी होती है, उसे JVM कहते हैं, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, वहां पर भी होती है। यही वजह है कि आपका जो पाइथन है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यही वजह है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पाइथन के जो सॉफ्टवेयर था आपका, जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया था, वो विंडो के लिए अलग आता है, लिनक्स के लिए अलग आता है, मैक के लिए अलग आता है। तो कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उसका जो भी सीपीयू प्रोग्राम जिस तरीके से हो रखा है, जो भी सीपीयू वर्जन है और सीपीयू का पूरा मैकेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग ही, मैक के अकॉर्डिंग आपको जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करोगे उसमें पीवीएम मिलेगी, मैक के अकॉर्डिंग की पीवीएम मिलेगी। लिनक्स का आप डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर, पाइथन सॉफ्टवेयर, तो लिनक्स के अकॉर्डिंग पीवीएम उस सॉफ्टवेयर में पड़ी होगी। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर पीवीएम उसके अकॉर्डिंग होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी, सीपीयू के अकॉर्डिंग होगी कि हमारा सीपीयू कैसे प्रोसेस कर रहा है। तो सीपीयू प्रोसेसिंग मैकेनिज्म जैसा भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये जो बाइट कोड है ना, ये एक इंडिपेंडेंट कोड है। इसके बनाने का फायदा यह है कि आपका कोड पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बाइट कोड तो एक बार बन गया, या आपने जो कोड बनाया वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। अब बाइट कोड कहां चलेगा? वर्चुअल मशीन पर चलेगा, और वर्चुअल मशीन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होगी। तो वो उस कोड को समझ पाएगी कि ये कोड लिनक्स पे कैसे चलाना है, ये कोड मैक पे कैसे चलाना है। तो आपका सिंगल कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इजीली रन करेगा, इजीली आउटपुट देगा। रीजन है कि उसकी जो पीवीएम है वो उसके अकॉर्डिंग आपकी पड़ी होती है सॉफ्टवेयर में। तो ये पीवीएम का होना जरूरी है। अगर आपकी पीवीएम यहां पे है और वो आपको अलग से डालनी नहीं पड़ती, जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उसमें होता है, इनबिल्ट होता है। मैक के लिए मैक के अकॉर्डिंग होगा, लिनक्स में लिनक्स के अकॉर्डिंग होगा। तो अब ये पीवीएम क्या करेगा? अगर आप इसी कोड को फॉर एग्जांपल मैक के अंदर सॉफ्टवेयर में चलाओगे तो ये पीवीएम उसे मैक के अकॉर्डिंग मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। याद रखिएगा, एक और बात है, बाइट कोड को डायरेक्टली लैपटॉप नहीं समझ सकता। बाइट कोड कोई बाइट में नहीं है, सॉरी बिट्स में नहीं है, ये बाइनरी कोड नहीं होता है बाइट कोड। ये ध्यान रखिएगा। ये फाइल कैसी होती है? पाइथन कंपाइल्ड वर्जन होता है। इसको मशीन नहीं समझ सकती है अगर आप इसे डायरेक्ट मशीन पे चलाना चाहो। ये एग्जीक्यूट होगी पीवीएम के अंदर, पीवीएम इसको एग्जीक्यूट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, तब जाके मशीन इन पर समझ पाएगी कि ये क्या कोड है। समझ आ रही है बात? ये कुछ ऐसा ही है कि ये इंडिया है, ये आपका फ्रांस है, और ये आपका ओमान है। ठीक है, अलग अलग कंट्री है। तो इंडिया के अंदर अगर मैं बोलने जाऊंगा तो मैं हिंदी में बोलूंगा, तो हिंदी के अकॉर्डिंग मेरा काम होगा। फ्रांस में जाऊंगा तो फ्रेंच में बोलूंगा, फ्रेंच समझनी पड़ेगी। और ओमान में जाऊंगा तो अरबी बोलनी पड़ेगी, अरब लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। तो यहां पे अलग अलग लैंग्वेज ये मशीनें समझती हैं। तो आपका जो पीवीएम होगा, जो सॉफ्टवेयर इसमें डलेगा, वो उसके हिसाब से डलेगा। कोड एक ही है। अब मैंने सपोज करो कि मैंने इंग्लिश में बोला, तो ये वाला लैपटॉप क्या करेगा? उस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। मेरा सेम इंग्लिश वाला यहां पे जाएगा, ट्रांसलेटर क्या करेगा? गूगल ट्रांसलेटर होता है ना, वो गूगल ट्रांसलेट फ्रांस के अंदर जाके क्या करेगा? उसी इंग्लिश लैंग्वेज को आपको फ्रेंच में कन्वर्ट करके दे देगा। अब आप ओमान में जाओगे तो वो उसी इंग्लिश लैंग्वेज को
अरब में कन्वर्ट करके दे देगा। यानी सेम बाइट कोड आपका अलग अलग जगह पे एग्जीक्यूट होके सेम बात बता रहा है। मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि मुझे खाना खाना है, लेकिन वो मैं अलग अलग भाषा में बोल रहा हूं और सामने वाले को बात समझ आ रही है। ओमान में जाके बोल रहा हूं, उसको भी समझ आ रहा है कि हाँ ये बंदा कह रहा है मुझे खाना खाना है। फ्रांस में जाके कह रहा हूं, उसकी भी समझ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उसी की भाषा में बात करी। और वो कैसे हो पाएगा? पीवीएम की वजह से। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देने वाली बातें, दो बड़ी बातें। यहां पर होता कंपाइलर है, पाइथन यूजेस कंपाइलर, बट वो एज अ इंटरप्रेटर काम करता है। लाइन बाय लाइन ही कोड को, सिंटैक्स को चेक वेरीफाई करके एग्जीक्यूट करता है। दूसरी बात, यहां पर जो एग्जीक्यूशन फेज है, जहां पर पीवीएम है, ये पीवीएम भी एज अ इंटरप्रेटर काम करती है। यहां पर भी आप लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते हो और उस बाइट कोड को कन्वर्ट करते हो मशीन कोड में। ये भी बात हो गई। अब यहां पर लेकिन ये जो पीवीएम है, ये प्रॉपर इंटरप्रेटर की तरह काम नहीं करता। एक और ट्रिक की बात आपको अब बताने जा रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। इंटरप्रेटर का काम कैसे होता है जरा सुनिएगा। इंटरप्रेटर पहली लाइन को उठाता है, उसमें सिंटैक्स को चेक करता है। अगर वो सिंटैक्स ओके है तो वो सिस्टम को कहता है कि भाई इसमें कोई एरर नहीं है, मुझे अगली लाइन प्रोवाइड करो। सिस्टम फिर उसको अगली लाइन देता है, फिर इंटरप्रेटर चेक करता है, फिर वो सिस्टम के पास आता है, उसे कहता है मुझे अगली लाइन दीजिए। यानी पहले वो लाइन को लेता है, चेक करता है, उसको चेक करके उसको बताता है एरर है या नहीं, और फिर अगली लाइन पे जाता है। ये काम वो कर रहा होता है। लेकिन ये एक नॉर्मल इंटरप्रेटर करता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर पाइथन के अंदर यूज होता है, वो एक्चुअल में जिस पीवीएम की मैं बात कर रहा हूं, ये पीवीएम जस्ट इन टाइम कंपाइलर की तरह काम करता है। अब फिर एक कंफ्यूजन आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये इंटरप्रेटर है पूरा कहानी, लेकिन नाम कंपाइलर आ रहा है बार बार। जी हां, ये आप समझिएगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर एक इंटरप्रेटर ही है, लेकिन काम कैसे कर रहा है, काम करने का तरीका अलग होने की वजह से इसे जस्ट इन टाइम कंपाइलर कहा जाता है। यानी ये जो पीवीएम है, ये इंटरप्रेटर तो है, लेकिन कैसा इंटरप्रेटर है? ये वेट नहीं करता, ये वेट नहीं करता जब तक आपका सिस्टम, समझिए बात को, पहली लाइन आई, इसने पहली लाइन को चेक किया। नॉर्मल इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहली लाइन आई, उसको मशीन कोड में जब तक आपका सिस्टम कन्वर्ट नहीं कर देगा, यानी आपकी पीवीएम जब तक इस पहली लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर देगा और कन्वर्ट करके बता नहीं देगा, तब तक इंटरप्रेटर दूसरी लाइन पे काम शुरू नहीं करता, दूसरी लाइन को चेक नहीं करता। जब दूसरी लाइन चेक हो जाती है और सिस्टम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, तब वो तीसरी लाइन पे आता है। फिर वो तीसरी लाइन चेक करता है, तीसरी लाइन में कोई एरर नहीं है, फिर सिस्टम को देता है, सिस्टम फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट होने के बाद फिर इंटरप्रेटर चौथी लाइन पे आता है। यानी जब हमारा सिस्टम, जब हमारी मशीन उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रही होती है, उतने टाइम इंटरप्रेटर खाली बैठा रहता है। लेकिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो होता है, वो एक अलग टाइप का इंटरप्रेटर होता है जो खाली नहीं बैठता। जब तक सिस्टम मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, वो अगली लाइन पे आना शुरू कर देता है, अगली लाइन कुछ काम करना शुरू कर देता है, और फिर इस तरीके से वो हर लाइन पे आता जाता है। सिस्टम वन बाय वन मशीन कोड को कन्वर्ट करता जाएगा, इंटरप्रेटर बैक एंड में सारी लाइन को एक एक करके चेक करता जाएगा। यानी वो खाली नहीं बैठेगा, काम भी जल्दी हो जाएगा और आपको आउटपुट भी फास्ट मिलेगा। ये यहां पे होता है पाइथन के अंदर, इस तरीके से काम होता है। पाइथन में नॉर्मल इंटरप्रेटर की तरह काम नहीं होता। नॉर्मल इंटरप्रेटर में आपको एक लाइन का जब तक मशीन कोड में बन नहीं जाएगी, जब पहली लाइन जब तक हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, इंटरप्रेटर दूसरी लाइन पे काम करना शुरू नहीं करता है। ये नॉर्मल इंटरप्रेटर का प्रोसेस है। लेकिन पीवीएम या फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर ऐसे काम नहीं करता। जब तक सर्वर हमारा या जो मशीन है, जो पीवीएम है, जब तक वो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, तब तक ये अगले कोड को चेक करना शुरू कर देता है। फिर अगला भी हो जाता है तो तीसरे में एरर चेक करना शुरू करता है, चौथे में चेक करता है। मशीन कोड कन्वर्ट होता रहा और ये अपनी जगह अपना काम करता रहता है। तो याद रखिएगा, पाइथन एक्चुअली यूजेस जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब देखिए कंफ्यूजन यहां पे कहां आता है। कंफ्यूजन यहां पे ये आता है कि सर यहां पर भी पाइथन कंपाइलर यूज हो रहा है, यहां पर भी आप कह रहे हो जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो पाइथन एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात समझिएगा। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताया था, तो एक बुनियादी डिफरेंस बताया था कि यहां पर जो हमारा कंपाइलर है, ये ध्यान दीजिएगा, वो एक साथ कोड को क्या करता है,
एग्जीक्यूट करता है, चेक करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। यहां पर दोनों जगह, चाहे आप कंपाइलेशन फेज की बात कर लो, चाहे आप एग्जीक्यूशन फेज की बात कर लो, काम लाइन बाय लाइन हो रहा है। कहीं पर भी एक साथ पूरे सिंटैक्स को चेक करके एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी पूरे कोड को एक साथ, ना तो कंपाइलेशन फेज में भले ही नाम पाइथन कंपाइलर आ रहा हो, भले ही यहां पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर आ रहा हो, लेकिन काम कोई कंपाइलर की तरह नहीं कर रहा, क्योंकि ये कोड को लाइन बाय लाइन उठा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसीलिए, क्योंकि दोनों फेजेस में काम लाइन बाय लाइन हो रहा है, दैट इज व्हाई पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। क्या पाइथन में कंपाइलर होता है? जी होता है, पाइथन कंपाइलर, बट दैट ऑल्सो रीड्स लाइन बाय लाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है। पीवीएम इज अगेन बिहेविंग लाइक अ जस्ट इन टाइम कंपाइलर, दैट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ इंटरप्रेटर। तो ये सारी बातें ना कंफ्यूजिंग लगेंगी पहली बार में। इस वीडियो को 3 दफा देखिएगा, 3 दफा। आज देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, 3 बार देखिए, गारंटी दे रहा हूं तीसरी बार में क्लियर हो जाएगा। आसान बात नहीं है दोस्तों, ये आसान नहीं है। और ये ऐसा टॉपिक है, अगर आपको समझ आ गया, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे और आप हर आदमी को समझा दोगे जैसे मैंने समझाया। इट्स नॉट एन इजी टास्क। लोग बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी डिफरेंट चीजें बोलेंगे, ये बात सच है। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मैंने भी कह दिया, लेकिन क्यों है? क्योंकि लाइन बाय लाइन काम हो रहा है पूरे पाइथन के एग्जीक्यूशन प्रोसेस में, कहीं पर भी एक साथ काम नहीं हो रहा। दैट इज व्हाई इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये जो बाइट कोड यहां पर बना है ना, इसका फायदा क्या है? इसी का तो फायदा है कि पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, कहीं भी चला लो। क्योंकि ये बाइट कोड बन गया, इसके बाद जो पीवीएम है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आप उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डालोगे तो वो कोड जो है उसी के अकॉर्डिंग वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंडिया में हिंदी में हो जाएगा, फ्रांस में फ्रेंच में हो जाएगा, ओमान में अरब में हो जाएगा। दैट इज वाई। तो ये बाइट कोड का बड़ा फायदा है। ये पोर्टेबिलिटी बनाता है आपके लैंग्वेज की, कि कहीं भी यूज करो इसे, आप कहीं पर भी यूज करो इसे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड चलाओ, परफेक्ट चलेगा। दिस इज द एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पाइथन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट समझने की कोशिश करिए। मैं ऐसा करता हूं, इसको लिखवा देता हूं और फिर उसको 2-3 दफा पढ़िएगा, और इस वीडियो को भी 2-3 दफा देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है इसको एक्सप्लेन करने में, बट आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर, ये बात आज हमारे दिमाग में आई है और अच्छे से आई है, कि पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आई होप आप अब आंसर दे पाएंगे। पाइथन, व्हाई पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल्दो देयर इज अ कंपाइलर, बट दैट इज ऑल्सो डूइंग देयर वर्क लाइन बाय लाइन। गॉट द पॉइंट? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आज आप लोग कि सर ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है और कैसी लगी, या कुछ नया सीखने को मिला। जिनको ऑलरेडी पता था वो भी प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अब मैं लिखवा देता हूं एक बार आपको। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब जरा इसको यहां देख भी लेते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। पाइथन के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूशन के अंदर 2 फेजेस होते हैं। पहले फेज को हम कहते हैं कंपाइलेशन फेज, दूसरे फेज को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज। और दोनों में ही जो काम है वो लाइन बाय लाइन होता है। इसीलिए पाइथन जो है, हैंस इट इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी यहां पे एक सवाल और आपके दिमाग में होगा, मुझे सारा पता है आपको क्या क्या डाउट आ रहा है। एक सवाल आपके दिमाग में होगा, सर आपने जब हमें पढ़ाया अभी, तो आप ये बता रहे थे कि कंपाइलर के अंदर इंटरमीडिएट कोड बनता है और इंटरप्रेटर के अंदर इंटरमीडिएट कोड नहीं बनता है। तो आपके केस में आप जो एग्जांपल दे रहे हो, यहां तो इंटरमीडिएट कोड बन रहा है, जो कि कंपाइलर के केस में होता है, इंटरप्रेटर में नहीं होता। इंटरप्रेटर में तो इंटरमीडिएट कोड बनता ही नहीं है। Then why it is an interpreted language? Just because of this, line by line. And यहां पर भी इंटरमीडिएट कोड बन रहा है जो कि कंपाइलर के अंदर होता है, जबकि पाइथन इज नॉट अ इंटरप्रेटेड, इट्स नॉट अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पे ना थोड़ा सा एक्चुअली पाइथन के अंदर मैं आपको बताऊं, जो पाइथन है ना, ये असल में पाइथन नहीं है, ये सी पाइथन है। जो आपका असल पाइथन है ना, जो गुडो वैन रोसम ने बनाया था, वो असल में सी पाइथन है। इसका भी अब आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूं। असल में पाइथन को सी पाइथन कहा गया।
जो गुडो वैन रोसम ने बनाया था, विच इज मोटिवेटेड बाय, जो बैक एंड में लिखी गई थी वो सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखी गई थी, यानी पाइथन को बैक एंड पे सी लैंग्वेज में ही लिखा गया। तो अब जब सी लैंग्वेज में लिखा गया तो सी लैंग्वेज में तो कंपाइलर यूज होता है, और वो कंपाइलर जो है एक साथ सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, फिर एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। यही वजह है कि पाइथन, मैंने आपको बताया था जब पहला लेक्चर पढ़ाया था कि गुडो वैन रोसम ने सभी लैंग्वेजेस की अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी खासियतें निकाल ली। समझिए बात को। तो यहां पे उसने क्या किया, कंपाइलर को रखा लेकिन उससे काम इंटरप्रेटर जैसा कराया ताकि वो दोनों काम अच्छे से हो जाए। तो दैट इज व्हाई पाइथन जो है ना वो सी पाइथन, और सी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज इज अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पर उसने इसकी खासियत उठा ली, कंपाइलर वाली चीज उठा ली, लेकिन काम उससे इंटरप्रेटर जैसे कराया। लेकिन कंपाइलर में इंटरमीडिएट कोड बनता है जो कि अच्छी चीज है ताकि हम पोर्टेबिलिटी ला सकें, उस कोड को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यूज कर सके। तो उसने कहा कि यार मुझे इंटरमीडिएट कोड भी चाहिए, तो उसने इसको अपने हिसाब से ऐसे डिजाइन किया कि काम वो इंटरप्रेटर जैसे कर रहा है, लेकिन इंटरप्रेटर के केस में इंटरमीडिएट कोड नहीं होता है, लेकिन यहां पे है जो कि कंपाइलर में होता है। यानी उसने खूबियां निकाल ली, उसने खूबियां निकाल ली। समझिए इस बात को। तो यहां पे कंपाइलर होते हुए भी इट्स नॉट अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल्दो यहां पे उसने उसकी अच्छी चीजें ली हैं। कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है और वो यहां पे हो रहा है हमारे केस में जनरेट, तो वो अच्छी चीज तो उसने ले ली, बट फिर भी आप इसे कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। मैंने आपको हर एक चीज का आंसर दे दिया है। आप इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ ले बंदा अब इससे रिलेटेड, आप उसका जवाब दे सकते हो, आप उसका जवाब दे सकते हो। मैंने बता दिया क्योंकि ये सी लैंग्वेज पे बेस्ड है, ठीक है, जो असल पाइथन है। उसके फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आपको पढ़ाए थे मैंने। जाइथन आ गया, आयरन पाइथन आ गया, आयरन पाइथन आ गया, है ना, और क्या आ गया, पाईपाई आ गया, पाईपाई आ गया, साईपाई आ गया, बहुत सारे पाइथन के वर्जन्स आ गए। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको ऐसा समझिए कि पैरासेटामोल की एक गोली है, उसका सॉल्ट है पैरासीटामोल, या मैं इसको ऐसे कहूं कि आप लैपटॉप के अंदर स्क्रीन होती है, प्रोसेसर होता है, सारी चीजें होती हैं, किसी भी कंपनी की लगा लो, लेकिन हर कंपनी ने अपने ब्रांड को बना दिया। डेल का भी लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल है अलग फीचर्स के साथ, गेमिंग लैपटॉप अलग आ गए, ऑफिस पर्पस लैपटॉप अलग आ गए, स्टूडेंट पर्पस लैपटॉप अलग आ गए, हैं सारे लैपटॉप, सब में डिस्प्ले है, सब में प्रोसेसर है, सब में मेमोरी है, पर अलग अलग कामों के लिए आ गए। ऐसे ही पाइथन असल सी पाइथन है और उसको अलग अलग कामों के हिसाब से आपने उसके अलग अलग फ्लेवर या डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए हुए हैं। तो ये बहुत सारी कहानियां धीरे धीरे आप सीखोगे, एक बार में नहीं समझ आएगा, वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए। कंपाइलेशन फेज में वही सारी बातें लिखी हैं जो आपको पढ़ाई गई हैं। द पाइथन कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। पाइथन कंपाइलर लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है कोड को, एक साथ नहीं पढ़ रहा है, जबकि ये कंपाइलर है यहां पे नाम में। एंड कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट कोड, जो कि ये कंपाइलर का काम होता है, वो कल कर रहा है, कॉल्ड बाइट कोड। सिंस पाइथन कंपाइलर कन्वर्टिंग द कोड इनटू बाइट कोड लाइन बाय लाइन, हैंस इट इज इंटरप्रेटेड। तो ये क्या है, इंटरप्रेटेड है। ऐसे ही एग्जीक्यूशन फेज में देखो, पीवीएम क्या कर रहा है, रीड लाइन बाय लाइन, ये भी लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है एज अ इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन बाइट कोड, और बाइट कोड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मशीन कोड में, 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी में। एंड इट इज रीड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको पढ़ पाता है और उसके बेस पे आउटपुट देता है आपको। तो यहां पे डायग्राम भी बना दिया है। आपका ये सोर्स कोड है जो आपने लिखा है, सोर्स कोड को पीवीएम ने क्या किया, नॉट सोर्स कोड, सॉरी, दिस इज पीवाईसी, दिस इज बाइट कोड। मतलब मैं जो भी लिख रहा हूं ठीक है ना, ध्यान तो दे लो, पीवाईसी है ये, पीवाईसी यहां बना था ना पीवाईसी, तो इस पीवीआईसी से आगे बताना है ना। तो आपके पास बाइट कोड आ गया, बाइट कोड पाइथन वर्चुअल मशीन में रन होगा, वहां पे वो रन करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है 0-1 के। और क्या ये तब तक वेट करेगा जब तक आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं करेगा, ये अगले पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन सबको चेक करता जाएगा, मशीन कोड उनको कन्वर्ट करता जाएगा, फिर जितना भी 0-1 में पूरा कोड कन्वर्ट होके आ गया फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इस भाषा को समझ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझेगा, प्रोसेस करेगा और जो भी आउटपुट होगा वो आपको देगा। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन इसमें? चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मुझे बस उसमें बता दीजिएगा,
कमेंट के अंदर, ठीक है। ये एक गुजारिश है आपसे जितने भी मुझसे पढ़ रहे हैं और ये सीरीज उन्हें अच्छी लग रही है। तो ये सीरीज थोड़ी लंबी होगी, मैं लैब पर भी आऊंगा, नो नीड टू वरी। पहले आपकी बुनियाद बना दूं, क्योंकि ये किसी को नहीं पता। आपने पूरी 4 साल की बीटेक कर ली, आपने कहीं और से पाइथन कोर्स पढ़ लिया, आपने दुनिया जहान से कोर्स पढ़ लिए, आपको ये बुनियाद ही नहीं पता। जब आपको बुनियाद ही नहीं पता तो आप बाद में करोगे कैसे? तो बुनियाद बनानी पड़ेगी। देखिए मुझसे फिर कई लोगों ने ये भी सवाल किया कि सर इस सीरीज में खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। कई लोग कहते हैं सर अपलोड जल्दी जल्दी कर दीजिए। मेरे पास वीडियो बनी हुई नहीं रखी कि मैं हर 2 दिन में अपलोड कर दूं। मैं बनाता हूं, समय निकाल के मैं उसको बनाता हूं, उसको अपलोड करता हूं। तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आप देख सकते हैं 3-4 दिन में आ रही है, कई बार जल्दी भी आ जाएंगी वीडियोस। बट क्योंकि कोर्स लंबा है, मुझे नहीं पता तकरीबन अगर मैं इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा, स्पीड बोले तो इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा तो लेक्चर भी तकरीबन 70-80 तो होंगे ही होंगे मिनिमम, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जी इसमें समय लगेगा। पर आप जितना भी मेरे से सीख लेंगे, सीख लीजिए, समय लगे कुछ भी लगे, बट ये आपके जिंदगी भर काम आएगा। मेरे हर लेक्चर में ऐसी बातें छुपी होंगी जो आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाएंगी, ठीक है। पर अच्छा इंजीनियर बनने से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना, तो थोड़ा सा उस पर जरूर फोकस करें। तो इसीलिए बात को एज यूजुअल किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। और आज जो मैं शेर अभी सुनाने वाला हूं ये आप सबके लिए है बतौर खास, और गौर फरमाइएगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो बता दीजिएगा जो लोग और जगह से पढ़ के आए हैं कि एक बार हमारी कंप्लीट होने दो, फिर हमारा दौर आएगा। और आप बहुत जल्दी सिलेक्ट भी हो जाएंगे अगर मेरी 50% भी ये सीरीज कंप्लीट हो गई। और आखिरी में एक गजल के कुछ मुख्तलिफ से अशार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, अपने जख्मों को किसी हाल दिखाया न करो। तुम तो कहते हो परिंदों से मोहब्बत है बहुत, ये अगर सच है तो फिर जाल बिछाया न करो। दोस्तों हम भी कभी इश्क किया करते थे, भूल बैठे हैं, हमें याद दिलाया न करो। चलिए अच्छी बात है, ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखिए।